हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई। You can say in this video we are going to discuss all the various operations and rates which RBI adopt to control the money availability or you can say money supply in the economy। यानी कि आरबीआई इकोनॉमी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो हमारी मनी अवेलेबिलिटी, मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो ऑपरेशंस अडॉप्ट करता है, जिस भी तरह काम करता है, जिस भी तरह की रेट्स को यूज़ करता है to control the availability of money in the economy or you can say control the credit in the economy, control the supply of money in the economy, उन सभी की सभी रेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द फर्स्ट रेट विच इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। लर्नर्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आपने हो सकता है इन सभी रेट्स के बारे में पहले पढ़ लिया हो, बट हम इस वीडियो में इन रेट्स के और बड़े सारे एस्पेक्ट्स, इनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी होल बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। So coming to the first rate, first topic, CRR, that is cash reserve ratio। मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। Before going further in this topic, first of all we should know what is monetary policy. So monetary policy is a policy of any country's central bank, any country's policy to control money supply। किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट होती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। Sometimes we say the policy related with interest rate and money supply or availability of credit is known as monetary policy। But बहुत सारी रेट्स होती हैं, सो सबके लिए इंटरेस्ट रेट यूज़ करना ठीक नहीं होता है। सो द पॉलिसी विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी और मनी अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। सो मेन एक जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे, टारगेट, जो मेन टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, इट इज़ टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे ही मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, जो हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उनको हम अचीव करना शुरू कर देते हैं। नाउ कमिंग टू CRR, कैश रिजर्व रेशो। सो कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? इट इज़ द परसेंटेज बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट नीड्स टू मेंटेन इन लिक्विड कैश। बैंक के पास जितने टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उनका परसेंटेज which the bank has to maintain as liquid cash, लिक्विड कैश की फॉर्म में उसको मेंटेन करना होता है, बट विद द आरबीआई, यानी आरबीआई के पास उसको रखना होता है जितने उसके टोटल डिपॉजिट्स हैं, उन टोटल डिपॉजिट्स का द परसेंटेज ऑफ दैट टोटल डिपॉजिट विच अ बैंक हैज टू केप्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश विद द आरबीआई और यू कैन से एनी सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होगा। सो दैट वेरी परसेंटेज इज नोन एज CRR। ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो
रिजर्व्स, ये जो कैश, लिक्विड कैश किसी बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, इट विल अर्न नो इंटरेस्ट, बिकॉज ये कोई बैंक के ऐसे डिपॉजिट्स नहीं होते हैं आरबीआई के पास जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हम बाद में लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट सम डिपॉजिट्स ऑन विच द बैंक्स ऑन इंटरेस्ट, जिनको आरबीआई के पास रख करके बैंक्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये जो रिजर्व्स हैं कैश फॉर्म में जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखने होते हैं, बैंक हैज़ टू केप्ट विद आरबीआई, दे विल अर्न नो इंटरेस्ट, इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CRR इज 4%। अगर जो आरबीआई ने डिटरमाइन की है CRR, जो उसने निर्धारित कर दी है CRR, अगर वो 4% है, देन बैंक मस्ट कीप असाइड ₹4 एवरी टाइम देयर डिपॉजिट्स रेज बाय 100। इसका मीनिंग क्या हुआ कि व्हेनेवर the bank raise its fund by 100, it has to kept ₹4 with RBI in the form of liquid cash। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि जब भी बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 4% उसको किसके पास लिक्विड फॉर्म में रखना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। In technical terms, we can say bank need to maintain liquid cash with RBI on fortnightly basis। ये एक बहुत important बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सिर्फ इसको पढ़ रखा है, बट कैसे होता है ये उसकी बात है कि जो बैंक्स हैं उनको फोर्टनाइटली, इट मीन्स के 2 वीक्स के अंदर बैंक्स को क्या करना होता है, फोर्टनाइटली बेसिस पर उसको अपना जो CRR का जो फंड है वो वहाँ पर मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू हिज टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, जो उसके नेट डिपॉजिट्स हैं, नेट डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स हैं बैंक के, उनके 4% से कम उसका जो लिक्विड कैश है आरबीआई के पास वो नहीं हो सकता। अगेन मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ, द बैंक्स नीड टू मेंटेन लिक्विड कैश विद आरबीआई ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, यानी हर 2 वीक्स के बाद he has to check whether the liquid assets with RBI is sufficient or not according to his deposits and time liabilities। ठीक है, जितने भी उसके डिपॉजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसे देखना होता है कि उसके जो फंड्स हैं वो वहाँ पर 4% जितना के फिक्स किया गया है आरबीआई ने उतने हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उसको क्या करना होगा, उसको रेज करना होगा। ठीक है, सो दिस इज CRR। अब इसमें एक टर्म आई है, देयर इज अ टर्म नेट डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज, विच इन शॉर्ट इज NDTL। व्हाट इट मीन्स, ये कोई ऐसे ही टर्म नहीं है, इसको भी समझना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई आस्क इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि आपको बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स मिलेंगी जो इससे रिलेटेड हैं, जिनको आप जान पाओगे इस वीडियो में। NDTL, तो आगे बढ़ने से पहले, बिफोर गोइंग फर्दर, वी मस्ट नो व्हाट इज़ NDTL। NDTL it is the sum total of demand deposits। बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स और यू कैन से डिमांड लाइबिलिटीज कितनी है, एंड द टाइम डिपॉजिट्स और यू कैन से टाइम लाइबिलिटीज, इंक्लूडिंग ODTL ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, यानी कि हमारी जो NDTL है, नेट डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती है डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड ODTL ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं किसी भी बैंक के पास जिनको हम जब भी ज़रूरत पड़ती है चेक्स के थ्रू हम विड्रॉ कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट्स आपको पता है, दे आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, इट इज़ मे बी ऑफ 1 मंथ, 90 डेज, 1 ईयर। ठीक है, ये टाइम के फिक्स टाइम के लिए रखे जाते हैं। सो
इसको ये जो रेट है NDTL, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है CRR को कैलकुलेट करने में, SLR और भी बहुत सारे ऐसे रेट्स हैं जिनको कैलकुलेट करने में NDTL को यूज़ किया जाता है। तो NDTL हमारी फिर क्या हो गई, अगर हम इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो NDTL विल बी डिमांड डिपॉजिट्स और यू कैन से डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम डिपॉजिट्स यानी टाइम लाइबिलिटीज प्लस अदर डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज, अदर डिपॉजिट्स और जो भी टाइम लाइबिलिटीज हैं वो, प्लस लाइबिलिटीज टू अदर्स और जो भी लाइबिलिटीज हैं उसके पास यानी कि जो किसी भी फॉर्म में उसके पास जमा है वो, माइनस, अब ये सारी चीजें प्लस हो रही हैं, माइनस इसमें से क्या हो रहा है, एसेट्स विद बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में कितने एसेट्स हैं, यू कैन सी व्हाट दीज ऑल आर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक के पास लोगों के डिपॉजिट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। टाइम डिपॉजिट्स, उनकी लाइबिलिटीज हैं, बैंक्स के पास उनको वापस करनी है जब भी वो उनसे विड्रॉ कराएंगे। अदर डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स जो भी हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो सभी लाइबिलिटीज हैं। इन सभी लाइबिलिटीज में से जब हम माइनस कर देंगे एसेट्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग सिस्टम के जो एसेट्स हैं, बैंक्स के जो एसेट्स हैं, उनको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NDTL। सो अब हम इसमें देखते हैं कि एक नई टर्म हमें देखने को मिली है, एसेट्स क्या है। लायबिलिटीज तो हमें समझ में आ गई, बैंक के पास जो भी जमा आया है जो उसे वापस करना है, चाहे वो कब मतलब जब भी डिमांड की जाए तभी वापस करना है या फिर वो एक फिक्स टाइम के बाद वापस करना है, वो लायबिलिटीज़ हैं। लेकिन एसेट्स क्या हैं बैंक के, वो भी समझना ज़रूरी हो जाता है। सो एसेट्स क्या हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो बैंकिंग सिस्टम के एसेट्स क्या इंक्लूड होती हैं चीज़ें, उसमें इंक्लूड्स बैंक्स बैलेंसेस इन बैंक्स इन करंट अकाउंट्स, जो बैंक्स के जो करंट अकाउंट में जो भी बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस विद बैंक्स एंड नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अदर अकाउंट्स, जो भी बैंक्स हैं या नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अदर अकाउंट्स में जो भी बैलेंसेस हैं उनके बैलेंसेस, ठीक है, लायबिलिटीज नहीं, बैंक्स के बैलेंसेस हैं। फंड्स मेड अवेलेबल इन बैंकिंग सिस्टम बाय द वे ऑफ लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेमेंट, ये क्या है, ये वो फंड्स हैं जो बैंक्स के पास क्या आ रहे हैं, बैंक ने रेज किए हैं बाय द वे ऑफ लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेएबल, ठीक है, एट कॉल और शॉर्ट नोटिस ऑफ ए फोर्टनाइट और लेस, जिनको क्या किया जा सकता है, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है निकलवाया जा सकता है, या फिर फोर्टनाइटली यानी कि 2 वीक्स या उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस पर क्या किया जा सकता है, निकलवाया जा सकता है। उस मतलब वो फंड्स उनके पास अवेलेबल हो जाएंगे यूज़ करने के लिए। एंड लोन्स अदर देन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मेड अवेलेबल टू द बैंकिंग सिस्टम, इसके अलावा वो लोन्स जो अदर देन मनी के अलावा जो भी लोन्स हैं जिनको कि शॉर्ट नोटिस पर या ऑन कॉल जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपके बैंक्स के पास क्या होंगे, अवेलेबल होंगे टू यूज़, जिनको वो यूज़ कर सकते हैं। इन अदर एनी अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड, इनमें जो भी हमने कोई भी ऐसी टर्म्स जो हमने इसमें बात की है जो हमने नहीं ली है, बट वो बैंक के पास एक एसेट की फॉर्म में है जिसको बैंक जब चाहे अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकता है, दैट वेरी अमाउंट इज़ नोन एज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर नाउ NDTL क्या है, NDTL के अंदर एसेट्स विद बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर कि इम्प्लीकेशंस क्या हैं, फिर हमें CRR के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है या इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है इसकी। टू कंट्रोल डिमांड, इकोनॉमी में अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन,
इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी अगर एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर से क्या किया जाता है, वी नो कि सीआरआर जो अमाउंट है वो एक तरह से क्या करता है, मनी की जो अवेलेबिलिटी है उसको कंट्रोल कर देता है। अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाता है, जैसे अभी हमने कहा कि अगर सीआरआर 4% है तो बैंक्स को आरबीआई के पास 4% टोटल डिपॉजिट्स का रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बट इफ इट इज रेज्ड टू 6%, ठीक है, तो अब बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का 6% आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रखना होगा। तो बैंक्स हैज अ लेस कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट। बैंक्स के पास क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, बिकॉज बैंक विल बी एबल टू प्रोवाइड लेस अमाउंट ऑफ लोन्स, कम लोन्स दे पाएगा, क्योंकि जितना उसके पास डिपॉजिट्स है उसका 6% तो उसको आरबीआई के पास ही मेंटेन करना होगा, तो ही विल प्रोवाइड लेस लोन्स। लेस लोन्स होंगे, लेस क्रेडिट क्रिएशन होगा, तो इकोनॉमी में जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो डिमांड को हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। सिक्योर अमाउंट, इट इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द बैंक्स दैट दे हैज some amount with RBI in the form of reserves. So it is you can say a sense of security for the banks. Control inflation, इसके बारे में हमने यहाँ बात करी ली कि इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में प्राइजेस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हों, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हों, तो प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं कि होता है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करेगा, वेन एवर देर इज इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, आरबीआई विल इंक्रीज सीआरआर। सीआरआर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब सीआरआर इंक्रीज होगी तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, डिमांड कम होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो चीज़ों की जो प्राइजेज हैं, जो इकोनॉमी में प्राइजेज हैं, वो क्या होंगे, वो फॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। एंड सीआरआर इज आल्सो लिंक्ड टू बेस रेट ऑफ द लोन्स। जो लोन्स होते हैं, यू मे हर्ड अबाउट बेस रेट ऑफ द लोन्स। जब भी आरबीआई रेपो रेट्स या रिवर्स रेपो रेट्स के अंदर चेंज करता है तो हमारे सामने आता है कि बैंक्स ने अपनी जो बेस रेट है वो डिक्रीज कर दी है, ठीक है। तो ये बेस रेट क्या होती है, जो सीआरआर है उसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, बेस रेट के ऊपर पड़ता है। सो बेस रेट क्या होता है, बेसिकली बेस रेट होती है वो रेट जिससे नीचे बैंक्स लोन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर बेस रेट 8% है सपोज कीजिए, तो बैंक्स जो हैं वो अपनी जो लेंडिंग रेट है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है जिस पर लोन्स वो प्रोवाइड करेंगे, वो किसी भी सिचुएशन में 8% से नीचे नहीं जाएगा। आपको पता है कि बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं कंपटीशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स उनसे लिए जाएं, तो वो एक दूसरे के कंपटीशन में इंटरेस्ट रेट्स को कम करती हैं, बट जो बेस रेट है उससे नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं जाती हैं। तो ये भी किससे लिंक है, हमारा सीआरआर से लिंक है। कंट्रोल द मनी सप्लाई, और क्या होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल, इसके बारे में हमने बात करी ली कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेगा। सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उससे बैंक्स विल प्रोवाइड लेस लोन्स, लेस अमाउंट ऑफ लोन्स। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन विल बी लो,
ये फॉल करेगा। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट सीधा सीधा इफेक्ट करता है किसको, मनी सप्लाई को, क्योंकि मनी सप्लाई का एक जो पार्ट है वो क्रेडिट भी होता है। सो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई विल फॉल। तो मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बढ़ाना है तो CRR को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से CRR को जब इंक्रीज किया जाता है तो जो मनी सप्लाई है, हमने यही बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, मनी सप्लाई पर इफेक्ट डालता है। CRR को इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। CRR को अगर डिक्रीज किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। सो हमें किस तरह के टारगेट को अचीव करना है, विच काइंड ऑफ टारगेट वी वांट टू अचीव, डिपेंड्स अपॉन कि हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो CRR को बैंक RBI क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और मनी सप्लाई को अगर हमें इंक्रीज करना है, यानी अगर लैक ऑफ डिमांड है, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ डिमांड, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ डिमांड है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, वी हैव टू इंक्रीज द डिमांड, फॉर दैट मनी सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड, शुड must be increased, and for that CRR will have to be decreased. Coming to next concept, which is SLR. SLR is statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio क्या है, it is the minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash. अब ये डेफिनेशन यहाँ तक बिल्कुल क्या है, सेम है लाइक CRR, कि इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, यानी जितने डिपॉजिट्स हैं उनका मिनिमम परसेंटेज विच अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, लिक्विड कैश के फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में या अदर सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में मेंटेन रखना पड़ता है बैंक को। बट इट इज़ बाय देमसेल्व्स, ये बैंक्स को अपने पास ही मेंटेन करना होता है, विद देमसेल्व्स ओनली, ठीक है, ये उनको खुद के पास ही मेंटेन करना होता है, नॉट विद द RBI. SLR is the minimum percent of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold or security with themselves only, not with RBI. So it is basically the reserve requirement. You can say it is the reserve requirement whenever a bank provide loans और ऑफर क्रेडिट्स टू कस्टमर्स, जब वो कस्टमर्स को क्रेडिट देता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, तो एक मिनिमम परसेंटेज उसको अपने पास लिक्विड फॉर्म में, रिजर्व फॉर्म में रखना होता है, सो दैट whenever any of the customer want to withdraw his amount, the bank can make available that amount. उसको अवेलेबल करा सके बैंक, उसके लिए उसको अपने पास किस फॉर्म में रखना होता है, रिजर्व्स की फॉर्म में रखना होता है। ये भी RBI ही डिटरमाइन करता है कितना है। और जो SLR है, इट वाज prescribed by the section 24(2)(a) of Banking Regulation Act 1949. So दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो SLR है ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लिक्विड कैश की जो बैंक्स को अपने पास रखनी होती है, जबकि CRR क्या होती है, जो बैंक को किसके पास रखनी होती है, RBI के पास रखनी होती है। तो वो रिजर्व्स RBI के पास हैं और ये क्या होते हैं, बैंक के पास अपने पास होते हैं कि कस्टमर्स को वो रिक्वायरमेंट के टाइम पे जब वो अपने अमाउंट को, अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कराने आते हैं तो वो उनको अवेलेबल करा सके मनी। अब इसका भी इफेक्ट क्या है SLR का, इसका रिलेशन मनी सप्लाई के साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे CRR का है। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है, मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना है तो SLR को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। और अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है
तो SLR को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर जो RBI है वो क्या करता है, वो चाहता है कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो, इसलिए SLR को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो बैंक्स जो हैं वो कम क्रेडिट दे पाते हैं। और अगर लैक ऑफ डिमांड है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन जैसे सिचुएशन है, डिमांड नहीं है, तो बैंक्स क्या, RBI की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करे। और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए SLR को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो SLR जब रिड्यूस हो जाएगी तो बैंक्स कैन make more credit to the customers and credit creation will be high. So this is whole about these two topics. कमिंग वीडियोस के अंदर हम इसके बाकी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।